एक्सीलेंट। यस, सभी लोग चाहते हैं कि हम इस चीज को जो है डिफाइन करें, राइट। चलिए ध्यान दीजिएगा, आप बड़ी गहरी चीजें बता रहा हूं जो आज तक आपने नहीं की। जो आज तक आपने नहीं की, मैं वो चीजें आपके साथ शेयर कर रहा हूं। सबसे पहला जो रेजुलेशन पास होता है वो किसके लिए होता है पता है आपको? अपॉइंटमेंट ऑफ द चेयरपर्सन। नोट करते जाइए फटाफट, नोट करते जाइए फटाफट। सबसे पहला जो संस्था का रेजुलेशन पास होता है वो होता है अपॉइंटमेंट फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरपर्सन। क्यों और कैसे? जब हम अपनी ट्रस्ट बनाते हैं, उस ट्रस्ट के अंदर कोई अध्यक्ष होता है, कोई सचिव होता है, कोई कोषाध्यक्ष होता है। अदरवाइज मैंने बहुत कम जगह देखा है कि आपने ऊपर डिफाइन किए हो, क्योंकि मोस्टली सब जगह पर एक ही चीज होती है, दैट यू आर द ट्रस्टी। आप एक ट्रस्टी होते हैं सिर्फ। जब आप एक रजिस्ट्रेशन करते हैं एक ट्रस्ट का, तो उस समय के लिए आप सिर्फ और सिर्फ एक ट्रस्टी होते हैं, राइट। अब ट्रस्टी, आप सिर्फ एक ट्रस्टी होते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, ट्रस्टी होने के साथ ही आप कोई भी फैसला नहीं कर सकते। बिना सेनापति, बिना सेना नायक के सेना कहीं भी इधर से उधर नहीं हिल सकती। बिना सेना नायक की आज्ञा के सेना बिल्कुल भी इधर से उधर नहीं हो सकती, राइट। तो सबसे पहला हमें क्या करना होता है? हमें उस सेना नायक का चयन करना होता है। तो सबसे पहला जो हमारे अंदर ऑप्शन आएगा वो आएगा अपॉइंटमेंट ऑफ द चेयरमैन। अब जो लोग सेक्शन 8 चलाते हैं वो चेयरमैन का चयन करेंगे डायरेक्टर के रूप में, या जो है डायरेक्टर चेयरमैन का आप चयन करेंगे, और बाकी के जो लोग रह जाएंगे वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रह जाते हैं। बाकी के जो लोग रह जाते हैं वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रह जाते हैं। अब यहां पर जैसे कि नेशनल ह्यूमन राइट वाली संस्थान है, सेक्शन 8 है, ऑब्वियस सी बात, उन्होंने सवाल पूछा था, उन्होंने कहा भी था कि 2 लोगों की जरूरत होती है राष्ट्रीय कार्यकारिणी में, क्योंकि उन्होंने सिर्फ 2 लोगों से सेक्शन 8 रजिस्ट्रेशन करवा लिया, तो उनको लगता है 2 लोगों में कार्यकारिणी पूरी हो गई। कभी नहीं। आपने ट्रस्ट बनाई हो, सोसाइटी बनाई हो, चाहे सेक्शन 8 बनाई हो, उसके अंदर जो दूसरा रेजुलेशन पास होता है, मेंशन कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, ये चीजें फिर भविष्य में कोई नहीं बताएगा आपको। जो दूसरा रेजुलेशन पास होता है, जब भी आपकी फाइल अटकेगी ना कहीं भी जांच के अंदर, तो ये सारी चीजें पकड़ी जाएंगी आपकी। तब नहीं किया था कोई बात नहीं, बैक डेट में बना लीजिए, सब लोग साइन कर लीजिएगा अगर सभी लोग प्रेजेंट हैं तो। अगर वो पिछले लोग ही मौजूद नहीं है या वो है ही नहीं दुनिया में तो बात अलग है, फिर तो जो हो गया वो हो गया। दूसरा जो पॉइंट आता है वो आता है अपॉइंटमेंट ऑफ द अदर ऑफिस बियरर्स। जो भी अदर ऑफिस बियरर्स हम अपॉइंट करते हैं उसका दूसरा रेजोल्यूशन पास होता है। जैसे कि आपने भले ही सेक्शन 8 बनाई हो, लेकिन जब आप एनजीओ दर्पण पे रजिस्ट्रेशन करने जाते हैं तो वहां आपसे 3 पॉइंट पूछे जाते हैं, प्रेसिडेंट, चेयरमैन, ट्रेजरार। प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और ट्रेजरार, ये 3 मुख्य पद होते हैं। अब आपकी सेक्शन 8 के अंदर आप सिर्फ डायरेक्टर हैं, दोनों के दोनों डायरेक्टर हैं, ऑब्वियस सी बात है, आप दोनों के दोनों डायरेक्टर हैं। अब दोनों में से एक व्यक्ति प्रेसिडेंट बन सकता है, एक व्यक्ति जिसको आपने खाता ऑपरेटिंग के लिए काम दे दिया, वो ऑब्वियस सी बात है वो बेचारा कोषाध्यक्ष हो गया, राइट। और अगर आप दोनों लोग ऑपरेट कर रहे हो अकाउंट को, तो दोनों के दोनों कोषाध्यक्ष में जाओगे, फिर आप प्रेसिडेंट पद ले सकते हैं अपने पास। ये भी ध्यान रखिएगा, एक व्यक्ति 2 पद नहीं ले सकता। कई लोग ये गलती करते हैं, सेक्शन 8 वाले खास करके गलती करके बैठे होंगे। अगर उनकी सेक्शन 8 में दोनों लोग बैंक अकाउंट ऑपरेटर हैं तो उनमें से एक व्यक्ति को प्रेसिडेंट बता रहे होते हैं। मैं अपनी संस्था के अंदर चेयरपर्सन हूं, माधव जन कल्याण फाउंडेशन के अंदर मैं चेयरपर्सन हूं, लेकिन मेरा अकाउंट जो ऑपरेट करती है मैम ऑपरेट करती है, अकाउंट को मैं ऑपरेट नहीं करता।
आप लोगों तक अकाउंट नंबर भेजने का काम मेरा है, ठीक है, लेकिन उसमें से अगर कोई लेन देन ऑथराइज करना हो तो उसका काम मैडम का होता है। तो जिस व्यक्ति का अकाउंट ऑपरेशन में हाथ होता है वो ऑब्वियस सी बात है वो चला जाता है कोषाध्यक्ष के पद पर, राइट। अब कोषाध्यक्ष यानी कि ट्रेजरर, तो को ट्रेजरर, वाइस ट्रेजरर, जो भी आपके 2 या 3 लोग हैं साइन करने में, उन सबको आप ट्रेजरर वाली पोस्ट देंगे, को ट्रेजरर, वाइस ट्रेजरर, है ना, वट जो भी हो। अब दूसरा व्यक्ति बन गया डायरेक्टर या मेन डायरेक्टर कह लीजिए, आप जो भी कह लीजिए। अब भाई सेक्रेटरी कहां से लेके आओगे? तो सेक्रेटरी या अन्य जो पद रहते हैं आपके पास, सबसे पहले आपको वो डिफाइन करने होते हैं, क्योंकि एनजीओ दर्पण पहले करवाना है आपको, तो ऑब्वियस सी बात उसमें डिटेल देनी होती है। तो एक रेजुलेशन जो आप पास करते हैं वो करते हैं किसका? अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑफिस बियरर्स का। उसके अंदर आप सारे पद जो आपको लगे कि जिस जिस पद पे मुझे आदमियों को चाहिए, उस पद को, उस पर्टिकुलर व्यक्ति को आप जो है आवंटित कर सकेंगे, उनकी योग्यता है, उनके काम की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने उनको सौंपी है, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के आधार पर। याद रखिएगा, यहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी को आधार बनाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हर जगह सिर्फ आप घिसते रहें, संस्था कभी आप आगे नहीं ले जा पाएंगे। और मैं अपनी बात को वहां जहां मैंने छोड़ा था वहां फिर रिपीट कर रहा हूं। आज यहां पर बहुत सारे संस्थान ऐसे हैं जो मेरी डेट ऑफ बर्थ से पहले के हैं, जो मेरी डेट ऑफ बर्थ से पहले के हैं, राइट। अगर नहीं विश्वास होता है मैं बता देता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, सर आपकी संस्थान कब से? 69। 69 से। मेरा डेट ऑफ बर्थ सर 89, 20 साल बाद। तो ये तो खैर वो आंकड़ा हो गया जो हमारे पास बहुत लंबा है, यानी कि मेरे डेट ऑफ बर्थ से बाद का है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं कि मेरे खुद के जन्म मतलब इस सोशल सेक्टर में मेरे जन्म, अगर मैं अपने सोशल सेक्टर में जन्म की बात करता हूं तो वो डेट मानी जाएगी जिस डेट में मैंने अपनी संस्था का रजिस्ट्रेशन किया, यानी कि 11 फरवरी 2019। अगर मैं महासंघ की बात करता हूं 10 फरवरी 2019, तो 11 जनवरी और 10 फरवरी, 10 दिन 20 दिन बाद हमने जो है महासंघ का जो है सेटअप तैयार कर दिया था। तो किसी भी सेक्टर को आप ऑप्ट कर लीजिएगा, इन दोनों सेक्टर में हमने जब बात की कि भाई आपकी ट्रांजैक्शन या टर्नओवर की, तो केवल एक साथी निकल कर आए जिन्होंने कहा कि उनकी 3 साल के डाटा मिलाने के बाद उनकी टर्नओवर जो है वो 1 CR की बैठती है। और आप शायद बहुत कम लोगों को यकीन होगा कि अगर हम बात करते हैं मेरे माधव जन कल्याण फाउंडेशन की, फर्स्ट ईयर की जो ऑडिट है यानी टर्नओवर है मेरी, वो है 85 लाख रुपीज। फर्स्ट ईयर 2019 में जब मैंने संस्था रजिस्टर किया, 2020 में जब मैंने फाइलिंग की, वो सेकंड फाइलिंग थी, क्योंकि मुझे पहली फाइलिंग जो है मार्च में ही करनी पड़ी थी, 2 महीने बाद ही। तो उसमें हालांकि ज्यादा कुछ नहीं था, 1.5-2 लाख रुपए के आसपास की ट्रांजेक्शन थी। नहीं सॉरी, 1.5-2 लाख कह रहा हूँ, 8-9 लाख रुपए की ट्रांजेक्शन थी। और उसके बाद जो सेकंड फाइलिंग की थी, यानी कि 1 अप्रैल से लेकर और 31 मार्च 2020 तक की जो मैंने फाइलिंग की थी, वहां पर 85 लाख प्लस का टारगेट था। तो बड़ी प्यारी चीज है सर कि 1 साल के अंदर मैं 1 CR के प्लस में पहुंच गया, लमसम पहुंच गया हूं, और आप इतने सालों के बावजूद आप 1 CR तक नहीं पहुंच पाए। यकीन मानिए, जीवन में कुछ अच्छा करने के लिए, किसी का भला करने के लिए सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट होती है वो है पैसों की। और सबसे पहली बात कि आपके पास होने चाहिए, आपके पास होने चाहिए। आपकी जेब भरी हुई है ना, तो आप दूसरों की तरफ हाथ ऐसा कर सकते हैं। और अगर आपकी जेब ही खाली है तो 24 घंटे आपका हाथ ऐसे रहेगा और वहां आपकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। यहां पर आप अपनी वैल्यू को खत्म ना होने दें। सबसे पहले आपके हाथ में होना चाहिए एटलीस्ट इतना कि आपकी संस्था के काम ना रुकें, और काम ना रुकें, पैसा भी जेब में ना हो, तब क्या करें? कुछ लोग कहेंगे सर पैसा भी हाथ में नहीं है, अब उसका क्या इलाज है? उसका इलाज बता चुका हूं ऑलरेडी। साल भर की ऐसी एक्टिविटीज बताई हैं, उनको छोड़कर बाकी एक्टिविटीज में मत घुसना। आप पता लगे बिटियों की कन्यादान के ठेके लेना शुरू कर दो, आप पता लगे गरीबों के झोपड़े बनवाने का ठेका लेना शुरू कर दो, क्योंकि दादा जिसका आप एक का बनवा दोगे ना, वो आपकी माउथ पब्लिसिटी उतनी अच्छी नहीं कर पाएगा। जिस एक व्यक्ति को आप मना कर दोगे, 10 का आप भला कर देना, वो 10 मिलकर उतनी पब्लिसिटी आपकी नहीं कर पाएंगे। जिस एक व्यक्ति को आपको अगर धन के अभाव में या फंड्स के अभाव में मना करना पड़ा, वो व्यक्ति जो आपकी बुराई गाएगा ना, वो 10 लोग मिलके आपकी अच्छाई नहीं गा पाए थे, उससे ज्यादा गा देगा वो।
काय की संस्था खोल रखी है, ये तो सरकार का धन डकारने के लिए है, ये हमारे नाम पे कमाने के लिए बैठे हुए हैं, ये दुकान लगा के बैठे हुए हैं, इन्होंने मूर्ख बनाने का धंधा खोल रखा है, ये लोगों को ठगने के लिए बैठे हुए हैं, ये योजनाओं के नाम पर हमें चीटिंग करने के लिए बैठे हुए हैं, वट एवर, एंड बहुत कुछ, एंड सो ऑन। बहुत कुछ सुनने को मिलेगा। आप 10 की भलाई कर देना, शायद 10 आपको शाबाशियां नहीं मिलेंगी। एक के लिए आप अपने कदम पीछे हटा लेना, उस दिन आपको पता लग जाएगा कि आप कहां पर हैं। ये बड़ी प्रैक्टिकल चीज है, इसलिए कहता हूं उस काम में हाथ डालो जो आपके बस में हो। और अगर फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी आपके बस में नहीं है तो आप फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी वाले काम छोड़ दीजिए फिलहाल। एटलीस्ट आपकी संस्था तो रनिंग रहेगी भैया। एक 200-500 रुपए का स्पीकर आता है, 2-4 वॉलंटियर की आपकी टीम होगी, और 2-4 वॉलंटियर की टीम नहीं है, आपकी मेंबर की टीम तो है ही सही, 5-6-7 मेंबरों की टीम होती है। जगह जगह जाइए, अवेयरनेस कैंपेन दीजिए, वर्कशॉप दीजिए, ऑनलाइन सेमिनार दीजिए, वेबिनार दीजिए। एक सज्जन मेरे से कल कहने लग गए, बोले सर वो आपकी वीडियो देखी, उसमें आप कह रहे थे सेमिनार करो, वेबिनार करो, वर्कशॉप करो। सर हमें तो कुछ बोलना ही नहीं आता। जैसे आप लोगों को बताते हैं वैसे हमें तो कुछ बोलना ही नहीं आता, हम क्या करें? है समस्या है ये भी। किस किस को लगता है ये उनकी भी समस्या हो सकती है, सेम मी। हम किस टॉपिक पर बोले और हमें उस टॉपिक की नॉलेज भी है या नहीं है, ये बहुत बड़ी समस्या है। किस किस को लगता है कि ये प्रॉब्लम उनकी खुद की भी हो सकती है, सेम मी इन द चैट बॉक्स प्लीज। किसी की समस्या नहीं है तो भैया मैंने आज तक आप लोगों को वर्कशॉप करते देखा ही नहीं। अगर आप लोगों की समस्या नहीं है तो मैंने आज तक आपके वर्कशॉप का मुझे लिंक क्यों नहीं मिला आज तक कोई भी? मुझे भी इनवाइट कर लिया करो यार, अपने किसी सेमिनार में, वेबिनार में, वर्कशॉप में। 6 लोगों की समस्या है, बाकी के 24 लोगों की समस्या नहीं है। 7। धीरे धीरे आएंगे हम, धीरे धीरे आएंगे। या तो हम कहीं खोए हुए, एकदम रुझान नहीं आता आपका, एकदम जवाब नहीं आता, आपसे कहा जाता है तुरंत रिप्लाई करने के लिए, तुरंत रिप्लाई किया कीजिए। मैं वीडियो ऑन करवा लूंगा जैसे कल करवाए थे, और जिसके वीडियो ऑन नहीं हुए वो मीटिंग से बाहर। इसलिए कहता हूं यहां अगर आप एक्टिव रहेंगे तो मुझे उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपके वीडियो की। आपकी शकल बहुत अच्छी है, मेरा दिन बन जाता शकल देख के, लेकिन बेवजह भी क्यों परेशान करूं मैं क्या आपको, है ना? ध्यान दीजिएगा, आप यहाँ पर बड़ी एक प्यारी विशेष चीज आती है। हम सबको महिला साक्षरता के बारे में नहीं पता, हम सबको जो है वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में नहीं पता, हम वहां पर क्या बात करें, क्या पब्लिक एजेंडा रखें, क्या हम चर्चा का विषय रखें, हम किन मुद्दों पर बात करें, किन पहलुओं पर बात करें, हम क्या स्ट्रेटेजी बनाएं और कैसे उसकी इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजी को हम लोगों से डिस्कस करें। राइट? जब हम किसी पहलू पर बात करते हैं तो उसके पहलू की बुराइयां, उस पहलू में कहां कहां कमियां हैं उन पे बात करते हैं, उन कमियों को कैसे दूर किया जा सकता है हम इन पे बात करते हैं। और अगर आपको उस टॉपिक की नॉलेज ही नहीं है तो फिर आप कैसे बात कर पाएंगे उस पहलू पर? आई थिंक सो ये सबकी समस्या है। और अगर सबकी समस्या है तो भैया जब तक आप अपनी समस्या को डिस्कस नहीं करोगे कैसे बात बनेगी? कैसे बात? मैंने आपको कुछ समय पहले एक बड़ी प्यारी सी चीज बताई थी कि जब आप अपना बजट बनाते हैं या कुछ भी लिखते हैं ऐसा, तो उस बजट के अंदर सैलरी नहीं लिखना है आपको। एक बड़ा सा प्यारा सा चीज मैंने आपको बताई थी, एक प्यारा सा शब्द बताया था। कोई भी मेरा साथी फटाक देसी जवाब दे दे वो शब्द क्या है चैट बॉक्स के अंदर। पूरा शब्द बताइए सर। डॉट लगा के काम नहीं चलेगा। यस, ऑनोरेरियम। आप इस विकल्प को यूज कीजिए। अगर आपके पास ज्ञान नहीं है, आपको सेशन लेना नहीं आता, आपके पास ऐसे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल नहीं है जो 2-2 3 घंटे तक हम लगातार वर्कशॉप कर सकें, तो दादा आप ऑनोरियम शब्द का यूज कीजिए।
बताया ना क्या चीज होती है। जब हम अपने किसी कार्यक्रम में किसी विशेष व्यक्ति को होस्टिंग या गेस्ट के रूप में बुलाते हैं तो हम उसको सम्मान स्वरूप कुछ राशि देते हैं, मानधन या मानदेय जो भी कह सकते हैं आप उसे, है ना। उसका यूज कीजिए यार। स्पीकर्स की कमी नहीं है दुनिया के अंदर, स्पीकर्स की कमी नहीं है, मोटिवेशनल स्पीकर बहुत हैं, एनजीओ कंटेंट पे बोलने वाले लोग बहुत हैं, बहुत सारी चीजें हैं। सारा दिन मैं भी खाली पड़ा रहता हूं, 2 पैसे ऑनरेरी में मैं भी कमा लूंगा, मुझे हायर कर लीजिए। क्यों भाई, सारा दिन मैं भी खाली पड़ा रहता हूं, मुझे हायर कर लीजिए। वर्कशॉप आपकी, होस्ट मैं कर दिया करूंगा, जो आपको लगे ऑनरेरियम वो दे दिया करना, क्या बुराई है ना। सर फिजिकल की बात नहीं करी, मैंने सिर्फ वेबिनार की बात की है, वेबिनार और सेमिनार, ऑनलाइन वर्कशॉप की। फिजिकल तो सर ऑनरेरियम बहुत महंगा पड़ जाएगा। फिजिकल ऑनरेरियम बहुत महंगा पड़ जाएगा सर। राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ का अपना एक प्रोटोकॉल होता है। मेरे बहुत से साथी उस प्रोटोकॉल से परिचित नहीं है, और उस प्रोटोकॉल से परिचित ना होने के कारण एक दिक्कत का सामना सबको करना पड़ता है। काफी सारे साथी हमें अपने कार्यक्रम के लिए इनवाइट करते हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, चैट बॉक्स से बाहर निकल आइए, मेरी बात को ध्यान से सुनिए। काफी सारे साथी, जैसे कि आपकी संस्था का स्थापना दिवस है, आप अपनी संस्था में कोई बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं, आप अपनी संस्था में किसी प्रकार का कोई भी प्रोग्राम आयोजित कर रहे हैं, और आप वहां पर राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के पास एक लेटर देते हैं, और आपका निवेदन होता है कि सर राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ से कोई पहुंचे या आप पहुंचिए। मैं आप लोगों को बड़ी प्यारी चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ। राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का एक प्रोटोकॉल लागू, उस राष्ट्रीय कार्यकारिणी में चाहे मैं हूँ, अध्यक्ष महोदय हैं, सचिव महोदय हैं, किसी पद पर जो है उपाध्यक्ष पद पर जैसे बेटिया फाउंडेशन मैम है, यानी कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी से संबंधित किसी भी व्यक्ति को जब आप इनवाइट करते हैं, और भूल जाइए राष्ट्रीय कार्यकारिणी, क्योंकि हम 24 और 25 तारीख के बाद आपको आपकी राज्य कार्यकारिणी का भी अध्यक्ष दे रहे हैं, राइट। हर एक व्यक्ति पर्टिकुलर व्यक्तियों को उनकी जिम्मेवारियां दी जाएंगी, उनके राज्य के पदाधिकारी के रूप में, अध्यक्ष के रूप में। तो जब भी आपको लगे, मान लीजिए मैं हरियाणा में हमारी कोई संस्थान है जो कहीं कोई काम करवाना चाह रहे हैं, और इस समय करंट पे मान लीजिए जैसे कि कृष्ण जी का नाम नॉमिनेटेड है अध्यक्ष पद के लिए, और वो चाहते हैं कि सर राष्ट्रीय कार्यकारिणी से कोई ना पहुंचे बेशक तो, लेकिन राज्य कार्यकारिणी से कोई आ जाए, तो ऐसे में राज्य कार्यकारिणी के अध्यक्ष को जब आप बुलाते हैं या नॉमिनेट करते हैं तो वहां पर एक प्रोटोकॉल लागू होता है। प्रोटोकॉल क्या होता है मैं आपको बताऊँ, समझा। वो प्रोटोकॉल होता है उनके आने जाने, रुकने, ठहरने, खाने पीने की सारी व्यवस्थाओं की जिम्मेवारी आपकी होती है। इसके अलावा उनको दिए जाने वाले सम्मान या उनके प्रतिष्ठान, उनकी जो प्रतिष्ठा है उनको ठेस ना पहुंचे, दैट मीन्स कि उनके सम्मान का पूरा ध्यान आपको रखना होगा। तीसरा, देखा जाता है कि कार्यक्रम किस स्तर का है, और उस स्तर पर वहां पर कितने लोग हमसे जुड़े हुए आते हैं, तो ऐसे में उस पर्टिकुलर व्यक्ति की सिक्योरिटी का ध्यान भी आपकी जिम्मेवारी आपकी होती है, राइट। काफी लोगों ने काफी सारे प्रोग्राम्स हमारे देखे होंगे, जहां हम अदर प्रोग्राम या हमारे किसी साथी संस्थान के प्रोग्राम में गए, और जैसा कि मान लीजिए हम किसी प्रकार के जागरण में हैं या पब्लिक टाइप के किसी इवेंट में हैं, तो आयोजक द्वारा जो है बाउंसर्स की व्यवस्था की जाती है, जो सिक्योरिटी के दायरे में हमें लेके चले, और जो भी आने जाने से संबंधित जो व्यवस्थाएं होती है वो आयोजक या जो है आवेदक संस्थान की होती है। तो एक प्रोटोकॉल होता है। मैंने इसलिए कहा कि ऑनोरियम बहुत महंगा होता है राष्ट्रीय जो महासंघ का, वो फिजिकल रूप से तो पॉसिबल है ही नहीं। हाँ, वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर हम सभी आपके लिए अवेलेबल हैं, और हम आपके थैंक यू के ऑनोरियम को भी बहुत बड़ा मानते हैं। अगर आप हमारा कहीं भी उपयोग कर सके और बदले में आप हमें सिर्फ थैंक यू कह देंगे, वो भी मेरे लिए बहुत पर्याप्त है। और मैंने कहा ना, मेरे लिए पर्याप्त है, दैट मीन्स कि मेरी पूरी टीम के लिए पर्याप्त है।
तो फिजिकल प्रेजेंस के लिए कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, तो कोई